So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys मैं वीडियो बना रहा हूं अपने उन बच्चों के लिए जो इस बार CUET में बैक CUET का फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है और मैं तुम्हें 110% रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखे बिना तुम फॉर्म मत भरना, क्योंकि गलती हो सकती है और एक गलती बहुत भारी पड़ेगी। मैं हर साल काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो मेरे पास काउंसलिंग कराने आते हैं और उनका एडमिशन पॉसिबल भी होता है, लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है। इस वजह से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन रह जाता है। हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे तब अफसोस होता है कि इस बच्चे को फॉर्म भरते टाइम क्यों नहीं पता था कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना है। पता चलता है बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ले लिया। एक कॉलेज था जो बहुत बढ़िया था, वहां एडमिशन हो सकता था, लेकिन वहां जनरल टेस्ट भी मांगा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ, और बच्चे ने तो जनरल टेस्ट दिया ही नहीं। इस वजह से वो यूनिवर्सिटी उस बच्चे को एडमिशन ही नहीं दे रही है। मैं देखता हूं कि हर साल CUET जैसे एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एडमिशन से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको सही से फॉर्म भरने नहीं आता है, सही से सब्जेक्ट चूज करने नहीं आता है, इनका डिसाइड ही नहीं है कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, मेरे कोर्स को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है। तो भाई इस वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, देयर आर वेरी हाई चांस तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होगा और तुम आराम से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इस हिसाब से जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। यू कैन अप्लाई द फॉर्म, और साथ ही साथ इसमें कोई मिस्टेक भी तुमसे नहीं होगा और काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की तुम्हें समस्या फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरते टाइम बहुत सारी चीजें इस बार मांगी गई हैं। भैया बार आईडी मांगा जा रहा है ना, आधार से ऑथेंटिकेशन होने वाला है। इन लोगों ने पहले भी नोटिस डाला था कि भाई आप आधार का फोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का नाम, अपना एड्रेस क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से मिसमैच नहीं होनी चाहिए। और इस बार तो फॉर्म भरते टाइम लाइव फोटो भी कैप्चर किया जा रहा है। तो बहुत सारे नए अपडेट्स हैं इस बार के CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल फिल करके दिखाऊंगा ताकि आप उसी तरीके से फॉर्म फिल करें और कोई भी गड़बड़ी ना हो। सब्जेक्ट ना तो सब्जेक्ट चूज करने में गड़बड़ी हो, ना तो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर भी लोग बहुत तरीके से कंफ्यूज हैं। बट डोंट वरी, आपके हर एक समस्या का समाधान ये वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो वीडियो भले लंबी हो सकती है पर 110% वर्थ इट है। अगर इसे देखे बिना फॉर्म भर रहे हो तो बहुत हाई चांस है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तुमसे हो सकती है और आगे चल के एग्जाम देने में या फिर एडमिशन लेने में तुम्हें समस्या फेस करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा एडमिशन भी ना हो। लेकिन इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं कि भैया फॉर्म भरने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात करें अपने इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो इन लोगों ने 3 तारीख से फॉर्म भरना शुरू करवा दिया, 3 से लेके 30 जनवरी तक। लगभग हमारे पास 27 दिन का समय है और इसमें हमें क्या करना है, फॉर्म भरना है और करेक्शन, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, देखो हर चीज करेक्शन में नहीं सुधर पाएगी, ध्यान रखना। कुछ ही चीजें हैं, कुछ चुनिंदा चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिसको हम करेक्शन में सुधार सकते हैं और ये चीजें सिर्फ 2 से 4 फरवरी तक होंगी। तो अगर किसी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में करेक्शन करना है तो 2 से 4 फरवरी में विंडो खुलेगा और आप उसमें करेक्शन तो, लेकिन करेक्शन वरेक्शन के चक्कर में भैया मत पड़ना। मैं तुम्हें पहले फिर से बता दे, तुम पहले बार में ही ऐसा फॉर्म भरना कि आराम से फॉर्म हो जाए। उसके बाद आपका एग्जाम कहां पर होने वाला है, जो आप सेंटर चूज करोगे उसी में किसी ना किसी एक सेंटर पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा और ये बाद में ये लोग बताएंगे। और उसके बाद एडमिट कार्ड, अभी क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद से किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, ये इसका अनाउंसमेंट कर देंगे और आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट इन्होंने रिलीज कर दी, एग्जाम डेट इन्होंने रिलीज किया कि 11 से लेके 31 के बीच में सारे CUET वाले बच्चों का हम एग्जाम कराएंगे। और अब सी बात है, बहुत सारे यहाँ पर लगभग 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं और इतने सारे लैंग्वेज हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में सबके अलग अलग एग्जाम्स होने वाले हैं। तो ऐसे केस, ठीक है, तो बच्चा पार्टी ऐसे केस में डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने अनाउंस कर दिया। तुम्हारा कब पड़ेगा ये नहीं पता है, लेकिन 11 से 31 मई के बीच में ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से अपना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद से काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद से तुम अपने कॉलेज। तो यही इस साल का प्रोसीजर रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो अभी फिलहाल में हमें 30 तारीख से पहले फॉर्म भर देना है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो देखो यार, ये है अपने CUET में किस कैटेगरी को कितने पैसे फॉर्म भरने के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप 3 सब्जेक्ट तक अप्लाई करते हो तो जनरल को 1000 रुपए और OBC EWS को 900 रुपए और उसके अलावा बाकी कैटेगरी को 800 रुपए देना पड़ेगा। और अगर कोई आउटसाइड में है, इंडिया से आउटसाइड है, तो उसको 4500 रुपए देना पड़ेगा। अब हम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले, तुम्हें पता होगा कि हम मैक्सिमम
5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब अगर किसी का काम 3 सब्जेक्ट में नहीं चल रहा है, उसको 1 या 2 सब्जेक्ट और बढ़ाने, तो 400 रुपए उसके और बढ़ जाएंगे, पर सब्जेक्ट 400 रुपए और बढ़ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं पूरे 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहा हूं, क्योंकि सीयूईटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लगभग 200 से ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिला के हैं जो आज के टाइम में सीयूईटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है 40 तो लगभग सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आसपास है, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के आसपास है जो गवर्नमेंट। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 सब्जेक्ट में काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सीयूईटी सिर्फ आपको स्कोर कार्ड देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। सीयूईटी से एडमिशन नहीं होने वाला है, इसके स्कोर कार्ड को हमें ले जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा और वहां से हमें एडमिशन मिलेगा। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग डिमांड है और हमें उन सब के डिमांड को देखते हुए कितने सब्जेक्ट लेने हैं ये लेने पड़ेंगे। तो अगर मान लो मैं 5 सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाह रहा हूं तो मेरी बिल आएगा 1000, मैं जनरल हूं तो मेरा मान लो बिल आएगा 1000 प्लस 400 1800 रुपए का बिल आने वाला है। 1800 रुपए मेरा फॉर्म की फीस लगने वाली है, बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम अपना सीधे फॉर्म भरने पर चलते हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें अपने पास होनी चाहिए। पहला क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है फॉर्म भरने में, और क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम लेने वाले हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनटीए की तरफ से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनटीए की तरफ से है कि भैया आप सीयूटी में बैठने के लिए या तो 12th अपियरिंग होने चाहिए या 12th पास आउट होने चाहिए। बाकी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं। जेईई मेन की तरह सिर्फ 3 बार जीवन में दे सकते हैं या एडवांस की तरह आप सिर्फ 2 बार जीवन में दे सकते हैं, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई भी बच्चा सीयूटी कभी भी जब चाहे तब दे सकता है, बस शर्त है कि भाई 12th वाला होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन हम यूज ही दे रहे हैं, सीयूटी यूज ही दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के बेसिस पे दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 12th पास आउट हो या 12th अपियरिंग हो। बाकी एनटीए की तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी में आपके बोर्ड का अलग क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटी मांगेगी कि हमें 45% चाहिए बोर्ड में, कुछ यूनिवर्सिटी 60% मांग सकती है, तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या अपने को चाहिए। तो आप 10th का मार्कशीट रेडी रखो, है ना, वहीं से देख के मार्क्स भरने हैं। 12th की मार्कशीट रेडी रखो, अगर नहीं है अपियरिंग में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका रोल नंबर पता होगा। उसके बाद आधार कार्ड, अपना फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ जो होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्कैन्ड सिग्नेचर आपका होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली वही कास्ट सर्टिफिकेट, एक ही बात है ना, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और लेटेस्ट वाला। एनटीए ने पहले ही 4 दिसंबर को एडवाइजरी जारी करके बता दिया था, अगर आप इनका एडवाइजरी देखे हो अगर शायद, तो इन एनटीए वालों ने एडवाइजरी जारी करके पहले ही 4 तारीख की एडवाइजरी में इन्होंने बता दिया था। आई थिंक ये 27 दिसंबर की एडवाइजरी है, ये 4 तारीख की एडवाइजरी है, 4 दिसंबर की। इन्होंने बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इन्होंने बोला था कि भाई आप क्या करिए, फॉर्म फिल करने से पहले आप ये सर्टिफिकेट्स वगैरह अपडेट करवा लीजिए। इन्होंने क्लियर ये बात बोल रखी थी। तो आपका जो है कैटेगरी अपडेटेड होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं अपडेटेड है तो क्या करें, तो उसका भी उपाय है। अगर आपके पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में अपने को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपका जो भी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो, या आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको यूडीआईडी अपना बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, बस यही चीजें लगने वाली हैं। उसके अलावा आपके पास एक फोन नंबर होना और आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। दोनों, एक पेरेंट्स का भी फोन नंबर लगेगा, ईमेल आईडी आप पेरेंट्स की जगह पे किसी और का भी डाल सकते हैं या पेरेंट्स का डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें लगने वाली हैं जो आपके पास होना चाहिए। जो फॉर्म भरने से पहले आप रेडी करके रखिए, ज्यादा चीजें अपलोड नहीं करनी है, अपलोड यही करनी है, बाकी से चीजें हमें देख के फिल आउट करना। अब नेक्स्ट आते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई फॉर्म भरने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम कौन से कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो आधे लोग को पता ही नहीं। और अगर हम अपना कोर्स पहले हमें क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से कोर्सेज में इस साल एडमिशन लेना। हो सकता है कोई बच्चा बीटेक में लेना चाह रहा हो सकता है कोई बच्चा बीटेक लेटरल एंट्री में लेना चाह रहा हो एडमिशन, हो सकता है किसी को बीएससी करना हो सकता है किसी को बी फार्मा करना हो सकता है किसी को बीकॉम करना हो, बीए करना हो, बीबीए करना हो, वोकेशनल कोर्स करना, कुछ भी करना हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा हो जो बोले कि यार मैं बीटेक भी ट्राई करना चाह रहा हूं, अगर बीटेक में नहीं हुआ तो मैं डीयू में बीएससी कर लूंगा या बीएचयू में बीएससी कर लूंगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं बी फार्मा भी कर सकता हूं, बढ़िया कॉलेज हो सकता है। एक बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शन, कि तुम्हारा बीटेक में हो रहा है तो बीटेक में एडमिशन लो, नहीं हो रहा है बीएससी में हो रहा है बीएससी में एडमिशन लो, क्योंकि बीएससी में भी बहुत जबरदस्त कोर्सेज हैं आज के टाइम में। बीएस एक और डिग्री आ गई है, बीएससी के अलावा बीएस, जो बीटेक के इक्विवेलेंट है एक तरीके से, है ना। तो हो सकता है बच्चे का मन में हो कि बीएस करना है, हो सकता है बच्चे के मन में हो कि भाई मैं मैथ का स्टूडेंट, मुझे जो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा मैं कोई सा भी कोर्स कर लूंगा, अगर डीयू में मेरे को बढ़िया कुछ मिल रहा है तो मैं डीयू से बीएससी भी कर सकता हूं, अगर मेरे को बीटेक में कुछ बढ़िया मिल रहा है तो मैं बीटेक भी कर सकता हूं, अगर मेरे को कोई टॉप की फार्मेसी की कॉलेज मिल रही है गवर्नमेंट में तो भी कर सकता हूं। हो सकता है एक बच्चे के मन में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन रखने का फायदा ये होता है कि एडमिशन का चांस बड़ा हाई। अगर हम एक पे स्ट्रिक्ट हैं तो हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, अगर मेरा विजन वही है कि भाई मेरे को यही करना है तो हमें उसी पर स्ट्रिक्ट रहनी चाहिए। बट
ठीक है, लेकिन फिर हमें उसके प्रोपोर्शनल मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कम होगा ना। हमने फिक्स कर लिया कि अगर मेरे को डीयू में ही जाना है और पर्टिकुलर इस बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में ही जाना है तो फिक्स हो गया। अब भाई यही 4-5 कॉलेज हैं जो कंप्यूटर साइंस से बीएससी करा रही हैं, अब बस हमें उन्हीं में जाना है। अब उसके लिए मुझे मेहनत फिर ज्यादा करनी पड़ेगी। एकदम सिंपल है। तो जितना ज्यादा बच्चे के पास ऑप्शन रहता है उतना ज्यादा हाई एडमिशन का चांस रहता है, और हम लोगों ने तो बहुत लो लो रैंक पर। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया एक बार अपना कोर्स डिफाइन हो गया ना, तो अपना एकदम सिंपल है। हम देखेंगे कि वो कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करा। यहाँ पे मैंने कुछ टॉप की यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे है बच्चों का। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज अच्छा, कुछ कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ मॉडरेट हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वहां से करने के बजाय फिर तुम नीचे देख लो जरा, है ना। तो डीयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी आज के टाइम में टिस में भी है ना, टिस मुंबई में भी बहुत अच्छा कॉलेज, इसमें भी एडमिशन हो रहा है। डीटीयू में भी एमएससी वगैरह में एडमिशन हो रहा है ना। इक्कीटीयू से अगर कोई बीटेक करना चाहे या लिटरल इंटर में एडमिशन लेना चाहे, फार्मेसी करना चाहे, तो इसमें भी एडमिशन हो रहा है। ट्रिपल एमयूटी में हो रहा है, एचबीटीयू में हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज। तुम्हें पहले इन अपने कोर्स के बिहाफ पे सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करूंगा। ये पहले डिसाइड करना है, ये बाद में डिसाइड नहीं करना है, ये पहले ही डिसाइड करना है, और उसी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना। अब मैक्सिमम हम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट में हमारा काम बन जाए, या फिर इससे कम में अगर काम बन रहा है तब तो और बढ़िया, और नहीं तो फिर अगर 3 में काम बन रहा है तो बहुत बढ़िया, है ना। तो हमें इन 5 सब्जेक्ट में ही ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों को कवर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे को बीटेक करना और मैं चाहता हूं बीएससी में भी काम निपट जाए, तो मैंने लिस्ट बनाई कि कौन कौन से कॉलेजेस अभी बीटेक में एडमिशन दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं लिस्ट एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। जैसे मैंने देखा कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक में एडमिशन दे रही, तो मैंने देखा सबसे पहले तो आता है अपना क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सीआईसी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। बीटेक इन आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन करके कोर्स है, उसमें लोग अपना बीटेक करा रहे। अब इसमें अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो काउंसलिंग के टाइम पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट मांगेगा कि भाई एक लैंग्वेज और एक, अब लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये 2 चीज मांग। बाकी और कॉलेजेस क्या मांग रहे हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक कराता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे लोग पीसीएम मांग। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ एक में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी बीटेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग पीसीएम ही मांग रहे हैं, जनरली पीसीएम मांग रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो तुम, केमिस्ट्री हटा के तुम क्या करो, कंप्यूटर साइंस ले लो या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ले लो, है ना। उसके अलावा ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, ये लोग क्या मांग रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश मांग रहे हैं, पीसीएम के साथ साथ इंग्लिश मांग। अब बीटेक के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना हो तो अपन क्या क्या बना सकते, सॉरी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल, है ना, जनरल एप्टीट्यूड, ये 3 चीज मांग रहे हैं। तो अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना हो तो अपन सारे कॉलेजों को एक बार रीड करेंगे कि कौन कौन बीटेक करा रहा है। अब उसमें हम देखेंगे कि ज्यादातर केस में पीसीएम मांग रहा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसमें लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड भी मांग रहा है। तो बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि भैया अगर हमें क्या करना है, बीटेक करना है, तो पीसीएम तो मैंडेटरी दिख ही रहा है कि भैया पीसीएम तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेज जैसे सीआईसी हो गया, देवी अहिल्या हो गया, इसमें लैंग्वेज भी मांग, प्लस सीआईसी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी मांग। अब ये 5 सब्जेक्ट के अलावा और कोई सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 कॉम्बिनेशन लेते हो तो तुम बीटेक के लिए हर जगह एलिजिबल हो। 5 कॉम्बिनेशन में बीटेक के लिए हर जगह एलिजिबल हो। अब लैंग्वेज में बच्चे का मन कर रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश ले लेगा, और मन कर रहा ही ले लेगा, लेकिन इसमें भी दिमाग है। जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया कि हमको इंग्लिश ही चाहिए, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन ये तब होगा जब मुझे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी चेक करना हो कि भैया अगर मेरा वहां पर भी एडमिशन हो रहा हो तो मैं वहां पर भी लेने को तैयार हूं। अगर ऐसा मन है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर तुमने फिक्स कर लिया कि मेरे को सिर्फ सीआईसी ही लेना है बीटेक में, तो फिर तो तुम्हें 3 ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा। भैया इंग्लिश दे लो, या उसे लैंग्वेज बोल लो, फिर मैथ्स बोल दो, और प्लस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दो, बस यही 3 देना पड़ेगा। तो ये तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से अगर बताऊं तो अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं बीटेक, बीएफसी, बी फार्मा, बीएस इन सब में एलिजिबल हो जाऊं, तो ऐसे केस में उसको पीसीएम के साथ इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का ही टेस्ट देना चाहिए। बाकी लोग अपने हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चेक करना बड़ा सिंपल है, आप यहां पर जाइए और यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करिए। यूनिवर्सिटी पर क्लिक करने के बाद से आपको मिलेगा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ, जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसमें आप जाके पहले चेक करो कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो उस कोर्स में, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहा हूं, तो उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। तो जनरली अगर देखोगे ना, तो एक मैथ्स से रिलेटेड, एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए जो भी यहाँ पर कोर्स हैं, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से काम चल जाएगा। लेकिन तुम अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर कि व्हाट यू रिक्वायर्ड। बहुत अच्छे कॉलेज, और उन कॉलेज में बहुत अच्छे, जैसे अगर तुम देखो, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, तो इन्होंने बोल रखा है कि लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप लिस्ट ए लिस्ट बी में देख लें। अब लिस्ट ए में
सारे लैंग्वेजेस हैं कि कौन उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और लिस्ट बी में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस, सॉरी लिस्ट बी में बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट है, 23 डोमेन सब्जेक्ट। अब देखो इसमें 3 कॉम्बिनेशन दिया है कि इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो। पहला कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स और कोई भी डोमेन सब्जेक्ट दो। तो अब एज अ मैथ स्टूडेंट मैं लैंग्वेज लूंगा, मैथ लूंगा और फिजिक्स केमिस्ट्री लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप लैंग्वेज लो, मैथ्स लो और या फिर आप 2 लैंग्वेज लो और मैथ्स लो और एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो। तो अगर किसी का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, या हो सकता है कोई बहुत बढ़िया बंगाल से हो, बंगाली अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो वो 2 सब लैंग्वेज ले सकता है, एक मैथ ले सकता है और एक डोमेन सब्जेक्ट को भी छोड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले। आइडियली जो मैथ का बच्चा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ठीक है, बाकी तुम्हारी चॉइस। अब चलो भाई अपन फॉर्म भरते हैं। देखो यहाँ पे है कि भाई टोटल 13 लैंग्वेज है, 23 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट, तो टोटल इतने सब्जेक्ट्स हैं को यहाँ पर दिख रहा है। और अब मैक्सिमम 5 ले। सीबीटी मोड का अपना पेपर है, 5 नंबर एक क्वेश्चन का रहने वाला है और निगेटिव मार्किंग भी है। तो अब अपन लोग सीधे सीधे फॉर्म भरना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा फॉर्म भरने का है। 2-4 बातें समझानी थी जो मैं तुम्हें अब समझा चुका हूं। अब मैं सीधे फॉर्म भर के तुम्हें दिखाता हूं और कहां कहां गलती नहीं करनी है वो मैं क्रिस्टल क्लियर बताता हूं। सबसे पहले अपन आते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहां पे अपन जाएंगे रजिस्ट्रेशन कर। ये सब तुम पढ़ लेना, मैं सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अब तुम चाहो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इनका निकाल के पढ़ लो, मैंने तो पढ़ लिया है और मेरा काम है तुम्हें बताना। अब मैं सीधे बताना शुरू करता हूं। अब अपन यहां जाएंगे और सबसे पहले आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फलाना ढिमकाना, क्लिक हियर टू प्रोड्यूस। अब सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे नाम एक्जैक्टली वही डालना जो क्लास 10th में, पापा का नाम वही डालना जो क्लास 10th में, मम्मी का नाम वही डालना जो क्लास 10th में, जन्म तिथि भी वही डालना जो किसमें है, क्लास 10th में, और लिंग तो भाई है ना, व्हाट जेंडर क्या डालना है वो डाली। अब आते हैं वही चीज फिर से रिपीट, जो यहाँ डाल रहे हो वही यहाँ डालना। गलत डालोगे तो बता देगा कि आपका मैच नहीं कर रहा है, वही चीज यहाँ पे डालना। फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस डालना और यहाँ पर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल। ये डालने के बाद से आगे बढ़े। पासवर्ड ऐसा बनाना जो तुम्हें याद रहे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी डाल दो यहाँ पे कि भाई तुम्हारे पहले स्कूल का नाम क्या था, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारा फेवरेट बुक क्या है, मैंने डाल दिया एमयू कैप्स। और उसके अलावा मैंने क्या कर दिया, कैप्चा डाल के सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फोन में आ जाएगा। ऐसा लॉग इन करने के लिए कुछ आएगा, तो जैसे ही आप उसे सबमिट करें तो ऐसा कुछ आएगा कि भाई हम आपके पास ओटीपी भेज दिए हैं, है ना, मतलब वो ओटीपी भेजेंगे, आप ओटीपी वेरीफाई करोगे और उसके बाद बोलेंगे कि आप इस पेज को रिव्यू करिए, जो भी आपने भरा है क्या सही है या गलत है, और उसके बाद भरने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करिए, फटाफट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपन फिर से जाएंगे और क्या करेंगे, लॉगिन। अच्छा, सबमिट करने से पहले ये 2-3 चीजें आपसे कंफर्म करवाएं। आप कंफर्म करिए, क्योंकि आगे चल के चेंज कि भाई आपका जो नाम, आपने जो रजिस्ट्रेशन में नाम डाला, अपने पापा का नाम डाला है, अपने माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है, अपना जेंडर डाला है, पता डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, सारे और ईमेल आईडी डाला है, ये सारे के सारे। अब अगर आपने डाल दिया कि हाँ भैया सब सही है, आपने क्या किया, यहाँ पर एग्री पर क्लिक किया और सबमिट कर दिया। एग्री पर क्लिक किया, सबमिट एंड सेंड ओटीपी फॉर वेरीफाई मोबाइल। तो जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आए, आप ओटीपी वेरीफाई करिए और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से आपके फोन में एक नंबर आएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी फोन से जिस पर ओटीपी गया था, जिस फोन नंबर को आपने डाला। और ये फोन नंबर आपको अब अपने पास ही रखना है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे भी अब सब कुछ इसी फोन नंबर और इसी मेल आईडी से होने। तो सबसे पहले अपन 3 काम करना है। सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ये सबसे लंबा, यही सबसे लॉन्ग है, और ये कैसे करना है यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ी करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद लास्ट में पेमेंट करके हटाना है, मामला फिनिश। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट, एप्लीकेशन नंबर इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। मैं क्या कर रहा हूं कि आगे बढ़, अब मैं एप्लीकेशन, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब मैं एप्लीकेशन स्टेप पर आ गया। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर अपना भरना शुरू करें तो सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम सबसे पहले सॉरी, इस पूरे टोटल 12 स्टेप, और सारे स्टेप को बहुत ध्यान से करना। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगे, आपका पर्सनल डिटेल मांगे, डिसेबिलिटी मांगे, भैया आप डिसेबल तो नहीं है, अगर हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, अपना यूडीआईडी कार्ड वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। आइडेंटिटी डिटेल मांगेगा, आपका अपार आईडी मांगेगा। अपार आईडी अगर है, वैसे अपार आईडी अपन कॉलेज में आके बनाते हैं, है ना, जैसे एबीसी आईडी होता है, नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप नो करके आगे बढ़ेंगे अपन। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, ये सिलेक्शन। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे 10th और 12th का डिटेल मांगे, एडिशनल कुछ डिटेल मांगेगा कि आपका जुड़वा भाई है या, और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पेरेंट्स का मांगेगा। ये कैप्चर फोटोग्राफी लाइव कैप्चर कराएगा, और लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करेगा। वो फोन से भी कर सकते हो, अगर डेस्कटॉप से नहीं है तो फोन से भी कर सकते हो। कैसे करना है अभी मैं फोन से यहीं पे करके दिखा दूंगा। और अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फाइनल इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अपन पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल हमने पहले भर रखा था, हम पर्सनल डिटेल भर, इसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, माता का नाम,
नेशनलिटी कहाँ पर आप डोमिस आपका निवास का राज्य क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, है ना, स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, और कैटेगरी, ये सब पहले आप भरोगे फिर कैटेगरी। अब कैटेगरी में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे सर्टिफिकेट बना हो या ना बना हो, फायदा जरूर, बहुत फर्क जनरल के कट ऑफ में और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ, जनरल के कट ऑफ में और ओबीसी के कट ऑफ, जनरल के कट ऑफ में और एससी के कट ऑफ में बहुत फर्क है मेरे दोस्त, बहुत फर्क है। तो कैटेगरी का फायदा लेने से मत चूकिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं। अब कैटेगरी में दो चीजें हैं, दो लोग होंगे, एक तो जिनका सर्टिफिकेट बन चुका होगा, जिनका सर्टिफिकेट रेडी, एक लोग ये हैं कि जिनका सर्टिफिकेट अभी कुछ भी रेडी नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं है लेकिन उस कैटेगरी से बिलोंग करते, और तीसरे वो लोग हैं जिनका ओल्ड सर्टिफिकेट है। अब मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आपके पास, मान लो आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, आप ओबीसी से मान लेते हैं बिलोंग करते हो, और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप बोल दो कि हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट। अब आपको सर्टिफिकेट की कैटेगरी पुष्टि करनी पड़ेगी। आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया, फिर कैटेगरी को कंफर्म करोगे, तो मान लो आपने बोल दिया। अब ओबीसी से बिलोंग अगर आप करते हो ना, तो आपसे कुछ चीजें मांगे, वो आपसे बोलेगा कि आप अपने सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, और जिसने भी जिस अथॉरिटी ने भी क्या किया, मैं आपको खोल के दिखाता हूं। अब जैसे ही आप यहां पर आएंगे अपनी कैटेगरी में, तो आपसे पूछेगा कि भाई कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मान लो मैं डालता हूं ईडब्ल्यूएस, तो फिर बोलेगा ठीक है यार, ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस का जो भी प्रमाण पत्र वो किया गया है, इशू किया गया है, आपको क्या करना है, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर डाल, और किस डेट पर इशू किया गया ये भी डालनी है, और किस अथॉरिटी ने इशू किया उसका नाम भी डालना है, पहली बात। अब जैसे मान लो बच्चा है अपना ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया, ओबीसी सेलेक्ट किया, ओबीसी एनसीएल में नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है वो। अब वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो दो ही ऑप्शन है कि यस और, अगर नहीं है, अगर आपके पास है तो यस डालिए, और नहीं है तो आई हैव अप्लाइड कर दी। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि मैंने अप्लाई कर दिया है, तो भी ये लोग मान, बस अप्लाई करने के बाद एक रसीद है, जैसे मान लो मैंने कर दिया आई हैव अप्लाइड, तो ये रसीद मांगेंगे कि आपने अगर अप्लाई किया है, तो जो रसीद नंबर है, रिसीट नंबर है, आप रिसीट नंबर दे दीजिए। अगर मान लो आगे चल के कैंसिल हो जाता है, तुमने अप्लाई कर दिया है और आगे चल के कैंसिल हो जाता है, तो भी दिक्कत वाली बात, तुम जनरल में कन्वर्ट हो जाओगे, उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन अगर तुम्हारे पास है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, लेकिन तुम आज ही अप्लाई कर दो, और फिर उसका रिसीट तुरंत मिल जाएगा 1 घंटे में, और उस रिसीट को लगा। मान लो बच्चे ने बोल दिया कि मेरे पास है, तो यहाँ पे उसको डालना है सर्टिफिकेट आईडी नंबर, किस डेट पे इशू किया गया है वो भी डालना है, और जिसने भी जारी किया है उसका नाम डालना है। अभी कहां, इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लो। जैसे एक बच्चा है, अब इस बच्चे का ये सर्टिफिकेट जो ओबीसी सर्टिफिकेट इसने बनवाया है, तो अभी क्या है कि इसने ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा कि इसका प्रमाण पत्र क्रमांक। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है ना, ओबीसी में दो चीज का लोचा पड़ता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिमांड है कि हमको कभी सेंट्रल का चाहिए या फिर हमें स्टेट का, ये भी बात ध्यान रखना। अभी हमने इसका सेंट्रल का लगाया है, तो अभी क्या है कि प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालो। आप यहाँ पर क्या डालोगे, सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, यहां से मिल जाएगा किस डेट पे जारी किया गया, तो इस डेट पर जारी किया गया, आप ये भी डालो, और उसके बाद किसने इसको जारी किया है, तो यहाँ पे उनका नाम है अलका सिंह करके, अलका सिंह ने क्या इसको जारी किया, तो उनका नाम डाल दो। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेटा फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया है। फॉर्म आप इसी तरीके से जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर उसके आगे फिर आपको पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि भाई आप बताइए यहाँ पे कि आगे क्या आपको मधुमेह है या नहीं, तो आप डायबिटीज है तो डालो यस। फिर आपका इनकम पूछेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी डालना जरूर। इनकम क्यों डालना जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे आपसे पूछ रहा है कि आपकी इनकम कितनी है, तो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 1 लाख है तो लेस देन 1 लाख डालो। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम, मान लेते हैं आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख है नेबव, तो 8 लाख है नेबव डालो। आपके पेरेंट्स की इनकम 4 से 5 के बीच में, तो 4 से 5 के बीच में डालो। उसके अलावा अगर आप अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम, जैन या किसी और माइनॉरिटी में आते हो, तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आपके पापा एक सर्विसमैन है या एक सर्विसमैन आपका गार्डियन है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। एनसीसी का कोटा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इन सब का फायदा होता है, एक सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन है। कुछ माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन, तो आपको वहां पे यस करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करते हो, तो उसके लिए भी आपको यस करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कैप्चा वैप्चा डाल के खत्म करो, और आप अगला स्टेज ये कि आपसे पूछेगा अगला डिसेबिलिटी डिटेल। ये पर्सनल डिटेल हो गया, अब आता है डिसेबिलिटी डिटेल। पूछेगा क्या आप डिसेबल हैं। अगर आपने बोला नो, आप डिसेबल नहीं, आपको डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन नहीं मिले, 5% का रिजर्वेशन है आप। अगर आपने बोला यस, तो आपको यूडी आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, मोर देन 40% की डिसेबिलिटी आप होनी चाहिए। उसके बाद आपसे आइडेंटिटी डिटेल मांगेगा, जो आपको काफी बढ़िया से आपका आधार जिस भी नंबर से लिंक, वहां पर ओटीपी आएगा और उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप चूज करना है कि आप इसमें से किससे क्या करवाना चाह रहे हो, किससे खुद को वेरीफाई करना चाह रहे हो। तो जैसे मान लो अपन क्या करना चाह रहे हैं, आधार से वेरीफाई। तो यहां पर आइडेंटिटी टाइप को फिल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। सबसे अपन आसान अपने को लगता है कि भाई अपन क्या करते हैं, अपन लोग आधार कार्ड से वेरीफाई करते, तो हम आधार कार्ड चूज करें। आधार कार्ड चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पर हमारा नाम रहेगा। हम आधार संख्या आपको
आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना आधार संख्या। डालने के बाद आप आधार संख्या को फिर से कंफर्म करिएगा। कंफर्म करने के बाद कैप्चा डालिएगा। सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा। कहां पर? ओटीपी आएगा आपके उस पर ओटीपी आएगा आपके उस नंबर पर जिस नंबर से आपका आधार कार्ड, और उसके बाद से आप क्या करिए, कैप्चा डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ गड़बड़ हो सकता है। आपका यहाँ से 10th का डेट ऑफ बर्थ, 10th का नेम और बाकी कुछ डिटेल यहाँ से वो क्या करेगा, फैच करेगा। तो अगर आपका नाम मिसमैच हो गया डेट ऑफ बर्थ, तो आपको मैनुअली पुट करना पड़ेगा। और अगर नहीं मिसमैच हो रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अगला रहेगा कि आपका जो आइडेंटिटी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर ली गई है। जब हमने इस बच्चे का डाला तो वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसका सब कुछ, इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राज और ये 4 चीजें क्या कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था कि हमने जो फॉर्म में डाला है क्या ये सारी चीजें हम आधार कार्ड से मैच कर रही है या नहीं। अगर किसी का मिसमैच हो गया तो फिर वहां पर समस्या आ सकती है। जैसे अभी जेई मेन में क्या था कि कुछ लोगों का फोटो मिसमैच हुआ तो उनको मेल्स आ रहा है। तो अगर किसी का मिसमैच हो गया तो वहां पे समस्या आ सकती है, आपको यहाँ पे फिर मैनुअली डालना पड़ेगा। और अगर मिसमैच नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगले में आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास आपार आईडी है, तो आप सिंपल डाल दो कि नो, हमारे पास आपार आईडी नहीं है। सबमिट करके आगे बढ़ जाओ। ओके, अब आगे आते हैं। अब पूछेगा कि आप परीक्षा के लिए एग्जाम्स को सेलेक्ट करिए कि कौन कौन से एग्जाम्स को आप देना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हमें थोड़ा सा कायदे से लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम थोड़ा सा इजी वे में ले रहे हैं, इससे हमारा ही क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ गया, अब यहाँ पे मेरे को सारे सब्जेक्ट, जिन जिन सब्जेक्ट्स में एग्जाम होने हैं, 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन और एक जनरल, ये सारे यहाँ पे लाइन लगा के देखने को मिल। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या, उन सारे सब्जेक्ट्स को, जिन जिन सब्जेक्ट्स में मैं एग्जाम लिखना चाह रहा हूँ, चूज करना है। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं 5 मैक्सिमम ले सकता हूं तो 5 ही लूंगा। अब जैसे ये बच्चा बीटेक करना चाह रहा है और बीएससी में भी इंटरेस्टेड है कि अगर बीटेक नहीं मिला अच्छी कॉलेज में तो मैं अच्छी कॉलेज में बीएससी ले लूं, तो इसने उस हिसाब से चूज किया कि भैया मैं भी देना चाह रहा हूं, मैं केमिस्ट्री भी दूंगा और मैं मैथमेटिक्स भी दूंगा, मैं फिजिक्स भी दूंगा और मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दूंगा। अगर तुम्हें इनके सिलेबस पर, इनके एग्जाम पैटर्न पर, किसी भी चीज पर डिटेल वीडियो मुझे बोल देना, बेझिझक बोल देना, तुम्हारे संदीप भैया खड़े हैं, जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट इसने चूज किया। फिर पूछा गया डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, देखो लैंग्वेज में तो बोलेगा नहीं कि अंग्रेजी का पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते, ये पूछ रहा है कि डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए आपका पेपर का माध्यम क्या रहेगा, पेपर का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली इसने इंग्लिश मीडियम से बच्चा है तो इसने डाल। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा सिटी का चॉइस, आपका सिटी का चॉइस, आप कौन कौन से सिटी में एग्जाम चाह रहे हो। तो भाई आप अपने सेंटर, एग्जाम सेंटर डाल दो। इन्हीं में से पड़ेगा, जो पहले फॉर्म भर रहे हैं उनका पहला ही सेंटर पड़ेगा। बहुत हाई चांस है कि आपका सेंटर पहला ही पड़ जाएगा, नहीं तो दूसरा पड़ जाएगा। तीसरे चौथे तक जाने की जनरली नौबत नहीं आती है। तो इस तरीके से आप भर दो, कैप्चा करके सबमिट करके आप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद से अब आएगा कि आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालो, उसके बाद एडिशनल डिटेल डालो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालो, आप अपना एजुकेशनल डिटेल डाल दो। एजुकेशनल डिटेल में कुछ नहीं डाल, 10th की मार्कशीट से उठा के कि आपने कब एग्जाम, आप एग्जाम में फेल थे या पास थे, तो ऑब्वियसली 12th में आए तो पास करके ही आए, किस ईयर में आप पास किए थे, उसके बाद स्कूल का नाम क्या था और स्कूल कौन से स्थान है ना, तो ये सारी चीजें डाल। उसका क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट क्या था और कौन से बोर्ड से आपने पास किया था, कौन से राज्य से आपने पास किया था, रिजल्ट का मोड क्या रहा, ये सारी चीजें आप 10th का डाल दो, है ना। कॉलेज का पिन कोड डाल, अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डाल देना और कॉलेज का पूरा नाम पते के साथ डाल। सेम चीज 12th में करना है। अब अगर जैसे मान लो अगर आप 12th में पास आउट हो चुके हो तो मार्क्स डालने की जरूरत है। तो इसमें 2 ही चीज डालनी है, टोटल मार्क्स, कितने पेपर का, मतलब कितने मार्क्स का आपका पेपर था और उसमें से कितना आपने ऑब्टेन किया, उस हिसाब से ये लोग परसेंटेज और सीपीआई सीजीपीए, जो भी तुम रिजल्ट मोड आपका जो भी डालोगे कि सीजीपीए मोड है या सीपीआई मोड है, जो भी आप डालोगे उसके हिसाब से परसेंटेज सीपीए खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सब में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, तो आप इसको खटाखट भर लो। अब आता है एडिशनल डिटेल, इसमें पूछेगा कि आपका कोई जुड़वा भाई बहन है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो करके सिंपल आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसमें आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। उसके बाद 10वें नंबर पर आता है लाइव फोटो कैप्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर अपन जाए ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे, यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर्स में, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर है अपना लाइव कैमरा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके डेस्कटॉप में, जैसे मेरे पैनल पे अभी नहीं है, कैमरा नहीं है, तो मैं इससे नहीं ले सकता, अदरवाइज मैं इसी से लेता। तो अगर आपके पैनल में कैमरा है, आपके लैपटॉप में कैमरा है, तो यहीं से फोटो कैप्चर कर लेगा। अगर नहीं है तो भी टेंशन नहीं है ब्रो, आप क्या कर सकते हो, इसको स्कैन करके, फोन से ही स्कैन करो। फोन से जैसे ही स्कैन करोगे आप क्या कर सकते हो, अपने फोन के कैमरे से क्या कर सकते हो, अपना फोटो कैप्चर कर। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था दी, मैं यहाँ पे इसको स्कैन, अगर लैपटॉप में कैमरा है तो यहीं से कैप्चर फोटोग्राफ पे जाके ले लो, अगर नहीं है तो इसको स्कैन करो, आपके फोन में आ जाएगा कैप्चर लाइव। अब जैसे मैं अब चूंकि डालना तो ऑब्वियसली टेक्निकली बच्चे का चाहिए अब, लेकिन मैं अभी अपना करके देख रहा हूँ। अब जैसे तुम यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे आ रहा है अपन, अगर तुम यहाँ देखो ना तो यहाँ पे आ रहा है मेरा फोटो आ रहा है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, जाके कैप्चर फोटोग्राफ। अब जैसे ही मैं कैप्चर फोटोग्राफ करूंगा, यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, पर अब मैं फोटोग्राफ अपलोड वैसे ऑब्वियसली
करूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे का मुझे करना है, अपना नहीं करना है, वरना आगे चल के दिक्कत होगा कि मिसमैच का ऑप्शन आने लगेगा। तो बच्चा यहाँ पे है नहीं, है ना। तो यहाँ पे करने के बाद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दो। फाइनल सबमिट करने के बाद आप पेमेंट कर दो। जितने ज्यादा सब्जेक्ट लोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। 4 सब्जेक्ट लोगे 1400 रुपए लगेगा जनरल के लिए, बाकी लोग अपने हिसाब से देखें। 5 सब्जेक्ट लोगे 1800 रुपए लगेगा। तो आप पेमेंट करो और फाइनल कर दो। तो इस तरीके से हम सीयूईटी के फॉर्म को कंप्लीटली भर देंगे। अब इसके अलावा अगर आपको, अब देखो सीयूईटी के एग्जाम में अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, संदीप भैया इज हियर। और सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद से आप लोगों की काउंसलिंग में बड़ा रहेगी प्रॉब्लम, और काउंसलिंग के लिए संदीप भैया बैठे हुए हैं। मैं आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कराऊंगा। आप चाहे बीए यहाँ पे बीटेक करना चाह रहे हो, बीएससी करना चाह रहे हो या बी फार्मा करना चाह रहे हो, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सीयूईटी वाले बच्चों के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। सीयूईटी से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए तो मेरे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें उस पर वीडियो दूंगा। ठीक है बच्चा बाड़ी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड चाइन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।